नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में इस बार हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगले बुधवार को मतदान होगा और अगले शनिवार को मतलब अगली साप्ताहिक सभा से पहले महाराष्ट्र के रिजल्ट शनिवार को आ जाएंगे। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई पिछले हफ्ते भर से महाराष्ट्र में घूम रहे अलग-अलग क्षेत्रों में और हम राजदीप से जानेंगे कि महाराष्ट्र का मूड क्या है। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका साप्ताहिक सभा में। थैंक यू सो मच मिलिंद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो राजदीप, हम महाराष्ट्र पर बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपकी किताब को पढ़ना शुरू किया है और लगभग मैंने आधी पढ़ ली है। तो इस किताब पर भी हम आगे महाराष्ट्र के संदर्भ में खास करके बातचीत करेंगे। तो राजदीप की जो नई किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है, जो 2024 के चुनाव के बारे में बात कहती है, लेकिन वो पिछले 5 सालों का एक तरह से राजनीतिक इतिहास भी बताती है। तो राजदीप, आपकी किताब पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप 1 हफ्ता हो गया आप महाराष्ट्र में अलग-अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो अब किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मिलिंद, ये कहना कि किसका पलड़ा भारी है ये थोड़ा मुश्किल है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये सीट बाय सीट बहुत बड़ी कॉन्टेस्ट हो रही है। आप विदर्भ में जाओ तो माहौल अलग है, वहां लगता है महाविकास आघाड़ी को थोड़ा आगे है। आप मराठवाड़ा में जाओ वैसे ही स्थिति है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में आओ कांटे की टक्कर है। आप कोंकण में जाओ सीधा लगता है कि महायुति आगे है। उत्तर महाराष्ट्र में जाओ वहां भी लगता है भाजपा आगे है। मुंबई में नहीं गया, मुंबई में वहां भी ऐसी चर्चा है कि शायद कांटे की टक्कर हो और शिवसेना जो यूबीटी है उनको थोड़ी ज्यादा सीटें मिले वहां। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि प्रिपरेशन में महायुति महाविकास आघाड़ी के आगे है। उन्होंने नैरेटिव सेट किया। वो फिर नैरेटिव ये हो कि लाडली बहन स्कीम से आपको क्या फायदा होगा, ये नैरेटिव हो कि केंद्र और राज्य में एक सरकार हो तो राज्य की प्रगति होती है, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से अपनी इमेज बढ़ाई, इन सब कारणों की वजह से और जो आरएसएस ने काम किया है खास करके दलित समुदाय में, जो सब क्लासिफिकेशन हो रही है, जो नॉन अम्बेडकराइट दलित है उनमें जो काम किया है, इन सब कारणों की वजह से प्रिपरेशन में मैनेजमेंट में मैं समझता हूं महायुति महाविकास आघाड़ी के आगे है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जरूर महाविकास आघाड़ी ने कोशिश की है ये जो लाडली बहन है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने, अपनी महालक्ष्मी स्कीम। लेकिन महंगाई जो है वो दिवाली के टाइम और उसके बाद जो बढ़ी उससे थोड़ा बहुत महाविकास आघाड़ी वो मुद्दा भुना पाई है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं ये चुनाव सीट टू बाय सीट मैनेजमेंट पर होगा, वो साधन पर होगा, जिसके पास ज्यादा साधन है। जो मैं देखता हूं जहां भी जाता हूं मिलिंद, ज्यादातर पोस्टर महायुति के हैं, महाविकास आघाड़ी के कम पोस्टर नजर आते हैं। पब्लिसिटी में भी महायुति महाविकास आघाड़ी के आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा अगर मैनेजमेंट, चुनाव का जो मैनेजमेंट होता है जो बहुत अहम होता है, उसमें महायुति जरूर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के आगे लगती है। नहीं, लेकिन राजीव, आपने जो रीजन बाय रीजन बात की, तो अगर विदर्भ और मराठवाड़ा में जैसा आप कह रहे हैं कि लगता है कि महाविकास आघाड़ी को एडवांटेज है, तो यही एडवांटेज जो कांग्रेस को मिला था खास करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में के इलाकों में, मतलब जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो ऐसा लगता है आपके मतलब जो अनुभव के आधार पर कि इन दोनों क्षेत्रों में जो एमवीए को लीड मिली थी वो अभी भी बनी हुई है? देखिए यही बड़ा सवाल है। आप ये दो क्षेत्र जो हैं उनके बीच कुल मिलाकर 108 सीटें हैं। जी, 62 सीटें विदर्भ में, 46 सीट मराठवाड़ा में। और आपकी जी। बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा में खास करके मराठवाड़ा में एमबीए को बड़ी जीत मिली थी। विदर्भ में भी उनको ज्यादा सीटें आई थी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की का जो राजनीति होता है वो अलग होता है। यहाँ लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कौन मजबूत है, कौन इंडिपेंडेंट रेबल खड़ा है, ये सब ज्यादा मायने रखता है। कोई रेबल 5,000 वोट भी ले ले आपको हरा सकता है, कोई जो बागी बन गया है। तो इन कारणों के लिए मैं कहूंगा कि स्थिति जरूर महाविकास आघाड़ी थोड़ी आगे लगती है मराठवाड़ा और विदर्भ में। लेकिन क्योंकि ये रीजनल इलेक्शन बहुत लोकल, कुछ तो कहते हैं ये पंचायत चुनाव बन गया है महाराष्ट्र में, सीट बाय सीट जिस तरह से हो रहा है, ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह सकता कि बढ़त उनकी इतनी हो सकती है कि तुरंत मैं कहूं कि उनको मेजोरिटी आ सकती है। क्योंकि एंड में तो आपको 144 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। और कई ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन
मैनेजमेंट महायुति कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, आरएसएस का यूज, एकनाथ शिंदे जिस तरह से पूरी तरह से कूद गए इस कैंपेन में। हाँ, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, वो तो लगातार 2-3 महीनों से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट वितरण में अलग अलग राय है, कुछ कहते हैं नहीं अच्छा हुआ है, कुछ कहते हैं कि कम से कम 20 सीटें जो कांग्रेस जीत सकती थी उन्होंने बाकी उनके सहयोगियों को दी, खास करके शिवसेना यूबीटी को विदर्भ में। इन सब कारणों की वजह से मैं समझता हूं जो टक्कर एक तरफा कुछ इलाकों में लगती थी लोकसभा में, वो विधानसभा आते आते थोड़ी बिल्कुल कांटे की टक्कर हो गई। जो संविधान का मामला लोकसभा में उठा था उसका मुझे कहीं नजर नहीं आता, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। जो नैरेटिव बना है, लोग लाडली बहन की बात करते हैं या महंगाई की बात करते हैं महिलाओं में। पुरुष में जरूर एक बड़ा फैक्टर है मिलिंद, जो किसी अखबार में या मैंने कहीं बहुत कम देखा है, सोयाबीन। सोयाबीन के किसान, आपको ताज्जुब होगा, कपास और गन्ने के किसानों से ज्यादा है महाराष्ट्र में। करीब 65 ऐसे कंस्टिट्यूंसीज है, वो फर्क कर सकते हैं और उनकी तकलीफें साफ है, उनमें एक रोष नजर आता है। अब उसका एडवांटेज कितना महाविकास आघाड़ी ले सकती है, ये सवाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं समझता हूं ज्यादातर महाविकास आघाड़ी की थोड़ी बढ़त नजर आती है, लेकिन जैसे आप शहरों में आते हो या शहरों के अगर के जो जो बड़े टाउन्स हैं महाराष्ट्र के, वहां मुझे लगता है महायुति ने अपना पूरा समीकरण सही किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जीतेगा कौन हारेगा मैं उसमें पढ़ने ही नहीं वाला, लेकिन जरूर मैनेजमेंट में महायुति आगे। अगर अगले 5-6 दिनों में महाविकास आघाड़ी ये सोयाबीन फैक्टर, महंगाई का फैक्टर पूरी तरह से भुना पाती है, तो जरूर वो रेस में है। ये मैं नहीं मानता कि वो रेस के बाहर है। जैसे आपने सही कहा, मराठवाड़ा विदर्भ बहुत ही क्रूशल है और इन इलाकों में अगर उनको अच्छी बढ़त मिले, मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन अभी भी है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो लोकसभा में भी था, जो विधानसभा में भी है। कई युवाओं से मैं मिला, उनका कहना है जो जरांगे पाटिल कहेंगे वही करेंगे, हम मराठा आरक्षण के पक्ष में हैं। तो ये कहीं ना कहीं एमवीए को सोयाबीन और मराठा आरक्षण उनके लिए एक अच्छा फैक्टर है। महंगाई भी पर वो सरकार को घेर सकते हैं। दूसरी तरफ लाडकी बहन और जो एकनाथ शिंदे की एक इमेज बनी है, उस वजह से मैं कहूंगा सरकार को भी, खासकर की अगर महिला फैक्टर चला तो थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है। नहीं तो राजीव, जैसे आपने कहा कि एक सोयाबीन का फैक्टर है, एक महिलाओं का फैक्टर है, लेकिन मैं पहले पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ। आपने कहा कांटे की टक्कर है। ये ऐसा माना जा रहा है कि अजित पवार सबसे वीक लिंक है, अगर महायुति की बात की जाए, और अगर पिछले दिनों में जिस तरह से शरद पवार ने कैंपेन किया है, तो उनको एक एडवांटेज है या एज है वो, या बल्कि वो इस समय सबसे स्ट्रांग अगर लगते हैं तो शरद पवार लगते हैं महाविकास अघाड़ी में। तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, मतलब जहां मुख्य मुकाबला अजीत पवार वर्सेस शरद पवार है एक तरह से। देखिए, 2 बातें। एक तो आपकी बात बिल्कुल सही है, शरद पवार मुझे इस समय अजीत पवार के मुकाबले आगे लगते हैं, ज्यादा मजबूत लगते हैं, क्योंकि वो जो लोकसभा में भी था, एक तरह से जो छवि बनी थी कि अजीत पवार ने शरद पवार को दगा दिया, वो कहीं कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठ गया है। हालांकि अजीत पवार भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में अपनी इमेज को टर्न अराउंड करने के लिए, और कुछ हद तक उनको सफलता भी हासिल हुई है। ये भी जानिए दूसरी बात कि अजीत पवार के पास ऐसे 15-20 कैंडिडेट हैं जो अपने दम पर आ सकते हैं, और ये पूरी महाराष्ट्र की तस्वीर है। आज मैं सातारा में था, उदय सिंह राजे भोसले के भाई वहां शिवेंद्र भोसले बीजेपी के टिकट में, ये तो पश्चिम महाराष्ट्र में है, वहां ज्यादातर 99% लोग उनके साथ है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम क्यों, क्योंकि वो भोसले फैमिली जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक तरह से अपने आप को उस विरासत से जोड़ते हैं, वो वहां आगे नजर आते हैं। तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, महाराष्ट्र का चुनाव ये अपने कैंडिडेट्स अपने दम पर लड़ रहे हैं, और खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में। दूसरी तीसरी बात, यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में करीब 35 से 40 बागी हैं, और ऐसे बागी जो 4-5 हजार वोट अपने दम पर ले सकते हैं। अब वो किसको हराएंगे? देखिए, शरद पवार ने अपनी बहुत ही सूझबूझ कर अपने टिकट बांटे हैं, लेकिन क्या उसी टिकट बंटवारे पर वो अपनी एक तरह से पूरी राजनीति कर पाएंगे, सफल राजनीति कर पाएंगे? इस पर मैं समझता हूं अभी भी मिलिंद एक सवाल है, कितना वो कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वहां बहुत मनी पावर है, वहां इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की बहुत ताकत है। एक रेबल हमें मिली थी सांगली में कल,
वो चुनाव भी जीत सकती है। आपको मालूम होगा लोकसभा में भी वहां जो जी। इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस का बागी था, वो वो जीता था, जीते। वसंत दादा पाटिल के पोते। तो हर जगह महाराष्ट्र में ऐसे बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है मिलिंद, जो अपने दम में या तो खुद जीत सकते हैं या किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। नहीं तो राजीव, आपने चूंकि अजित पवार की बात की, तो मैं वहीं आपकी किताब को लाना चाहता हूं कि आपकी किताब में जो न्यूज ब्रेक था एक तरह से, कि गौतम अडानी और अजित पवार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल की एक बैठक हुई थी, अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे 5 साल पहले। अब अजित पवार ने उस बैठक को के बारे में ऑन रिकॉर्ड बात कह दी, जो आपकी किताब में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2024 वाली किताब में, जो आपने लिखा था कि ये मीटिंग हुई थी, उसको अब अजित पवार ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि जी हाँ, गौतम अडानी के साथ ऐसी मीटिंग हुई थी। अब इसको मैं एक और बयान से आपसे जोड़ना चाहता हूं राजदीप, कि वो बार बार ये कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, मतलब लगभग हर रोज वो ये कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, नहीं चलेंगे। तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि अजित पवार अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं बीजेपी से, या ये कहना कि मोदी पूना में आए तो शरद पवार पर रैली ना करें, या अजित पवार के लोग वो न जाए, तो क्या वो कहीं अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से? नहीं, मैं अलग नहीं कहूंगा, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है। जो 2-3 बातें आपने कही, देखिए अजीत पवार का गुट समझता है कि उन्होंने जिस तरह से लोकसभा में शरद पवार पर लोगों ने पर्सनल अटैक किए थे, खास करके प्राइम मिनिस्टर ने भटकती आत्मा उनको कहा था, इससे उनको नुकसान पहुंचा। कि शरद पवार को पूरी हमदर्दी मिली, सहानुभूति मिली, इसलिए अजीत पवार का गुट कह रहा है प्रधानमंत्री से भी कि जब भी आप पुणे भी आओगे कहीं, पवार को डायरेक्टली टारगेट मत करिए, इससे हमें नुकसान होता है। ये बात नंबर 1। दूसरी बात, आपने मेरे किताब की जिक्र की, जो यहाँ है 2024 इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, वहां मैंने ये गौतम अडानी का बिहाइंड द सीन्स रोल था, इसके बारे में जिक्र किया है। अब धीरे धीरे असलियत आ रही है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं लिख रहा था, मेरे जो लीगल टीम थी वो कह रहे, देखिए आप अडानी जी का नाम ले रहे हैं, आप फंस जाएंगे, क्योंकि कोई उस समय रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा था। अब लोग रिकॉर्ड पर आ रहे हैं कि इस तरह की मीटिंगें हुई है। इस पर भी मैं समझता हूँ एक रणनीति है, जहां अजीत पवार ये कहना चाहते हैं, देखिए मुझे मत सब इल्जाम दीजिए कि मैं बीजेपी के साथ गया। पवार जी खुद तैयार थे गौतम अडानी के जरिए अमित शाह से मिलने। तो उसमें भी एक रणनीति नजर आती है। कहीं ना कहीं अजीत पवार ये दिखाना चाहते हैं कि बार बार आप कहते हो मैं कसूरवार हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरी वजह से पार्टी टूटी, मैं बीजेपी के साथ गया, ये तो मुझ पर सब आरोप मत लगाइए। शरद पवार से भी पूछिए गौतम अडानी का वहां क्या रोल था, वो क्यों उन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एक मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी, जो मैंने मेरे किताब में जिक्र किया है कि एक, मैंने उस संदर्भ में नाम नहीं लिया, मैंने कहा कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस, लेकिन गौतम अडानी का मैंने दूसरी जगह नाम लिया है। तो मैं समझता हूं अजीत पवार अपने आप को एक तरह से अपने अपने वोटरों को कह रहे, देखिए सब इल्जाम मुझ पर भी मत लगाइए, कुछ तो मेरे काका पर लगाइए, उनका भी कुछ ना कुछ तो रोल है, ये सब हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बीजेपी ने इस पर चुप्पी साधी है, क्योंकि बीजेपी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि गौतम अडानी का कहीं रोल हो, क्योंकि मुंबई जैसे जगह में वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की नेता बार बार कह रही कि गौतम अडानी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी दे रहे हैं, क्योंकि उनको धारावी प्रोजेक्ट चाहिए, जो कैंसिल किया जाएगा अगर शिवसेना यूबीटी की सरकार बने। तो कुल मिलाकर गौतम अडानी को एक तरह से इसमें लाने की पीछे एक रणनीति मुझे नजर आती है कहीं ना कहीं। और ओवरऑल मैं कहूंगा अजीत पवार के सामने ये चैलेंज है कि आप किस तरह से शरद पवार को जो मॉरल एडवांटेज मिला था, एक लोगों को लगा कि शरद पवार के को जो अजीत पवार ने किया वो गलत था, वो मॉरल एडवांटेज कैसे वापस लिया जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे से दूर रहने की एक ही बात है कि केवल अजीत पवार ने, आज बहुत इंटरेस्टिंग है मिलिंद, अशोक चव्हाण और पंकजा मुंडे ने भी कहा कि हम जी। ऐसे स्लोगन्स के समर्थन नहीं करते, क्योंकि क्या है, कई इलाकों में, आप नांदेड़ में जहां अशोक चव्हाण है, वहां मुस्लिम समुदाय बहुत है। कई ऐसे इलाके, पश्चिम महाराष्ट्र के भी कई इलाके हैं जहां मुस्लिम समुदाय बहुत है। दूसरी तरफ अगर भाजपा बार बार कहे वोट जिहाद, वोट जिहाद, उसका भी एक रिएक्शन हो जाता है। दलित मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा था लोकसभा में, वो उसे दोबारा नहीं करना चाहती। और अजीत पवार को डर है कि या तो उनका वोटर बीजेपी को वोट नहीं देगा, और बीजेपी का वोटर उनको नहीं वोट देगा। तो ये बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटिस्टिक मैं आपको दूं, 37 ऐसे सीटें हैं, 37, जहां डायरेक्ट फाइट बीजेपी और शरद पवार के बीच में है। जी। वहां जो एनसीपी का वोटर है,
वो क्या बीजेपी को वोट देगा या शरद पवार के साथ रहेगा, ये बड़ी बात होगी। 35 ऐसी सीटें हैं जहां डायरेक्ट फाइट अजीत पवार और शरद पवार के बीच है, जहां मुझे लगता है जो कैंडिडेट मजबूत है वो जीतेगा। लेकिन बीजेपी और शरद पवार में जो 37 सीटें हैं, इस तरह की बयानबाजी से मुझे लगता है महायुति को नुकसान पहुंच सकता है। राजीव, 2 छोटे-छोटे सवाल आखिर में, मुझे पता है कि आपके पास समय की कमी है। महिला वोटरों की बात हो रही है कि 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को पैसे मिल चुके हैं और मैं अभी पिछले हफ्ते मुंबई में था, तो बार-बार यही बात हो रही है कि जो महिलाएँ हैं, कामकाजी महिलाएँ, वो बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमको पैसे मिल गए और अब हम धोखा नहीं देंगे एक नाथ शिंदे को। तो आपको लगता है कि ये जो महिलाओं को लाड़की बहन जो योजना है, ये चुनाव को पलट सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, हमने देखा है बार बार मिलिंद की महिलाओं का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीतीश कुमार हो, जयललिता हो, ममता बनर्जी हो, शिवराज चौहान हो, इन सबको इसका बहुत एडवांटेज मिला है। तो एकनाथ शिंदे को भी मिल सकता है। और कई महिलाएं वही कह रही हैं जो आप कह रहे हैं, शहरी इलाकों में खास करके, कि हम खुश है कि हमें ये पैसा मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जहां सोयाबीन किसान की आप महिलाओं से बात करें, वो कहते हैं यार ये सब एक हाथ से वो दे रहे हैं, दूसरे हाथ से हमसे ले रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं, हमको हमारी फसल का सही दाम चाहिए। मैं कल एक मच्छी की मार्केट में था, वहां भी महिलाओं ने कहा हम अपना मेहनत का पैसा चाहते हैं, हमें अच्छा दाम दीजिए, हम महंगाई कम कर दीजिए। तो जैसे ही महिला कहते हैं हम लाडकी बहन से खुश है, उसी के साथ साथ वो कहते हैं देखिए दाल का भाव देखिए, कुकिंग ऑयल का भाव देखिए, केरोसिन का भाव देखिए, ये सब बढ़ गए हैं। तो ये एक चुनौती है सरकार को कन्विंस करने की। देखिए, लाडकी बहन जो है वो हम अपने अपने वाकई आपको एक तरह से ये हमेशा के लिए देंगे, केवल चुनावी स्टंट नहीं है। लेकिन जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, और वो थोड़ा बहुत फर्क भी कांटे की टक्कर में महायुति को चुनाव जितवा सकता है। एक और सवाल, एक समुदाय के बारे में, जैसे महिलाओं की बात की हमने, दलित समुदाय ने ये माना जाता है कि एमवीए को काफ़ी मतदान किया था जब लोकसभा चुनाव हुआ था। और जिस फैसले का आपने ज़िक्र किया कि जो एकनाथ शिंदे सरकार है, उसने पिछले महीने एक सिंगल मेंबर कमेटी बना दी है जो कि इसको देखेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन का, मतलब उसके अंदर कोटा देने का, उसका अध्ययन करने के लिए कमेटी बना दी। और जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि 62% जो वोटर्स हैं वो बौद्ध है या वो महार है, लेकिन जो अदर दलित कास्ट हैं उसको बीजेपी टारगेट कर रही है, आरएसएस टारगेट कर रही है इस सब क्वालिफिकेशन के। तो आपने चूंकि विदर्भ में, मराठवाड़ा में यहाँ पर दौरा किया, तो आपको लगता है कि अभी भी वो जो दलित समुदाय जितने, क्योंकि जो संविधान खतरे में वाला नैरेटिव था, तो वो अभी भी कायम है या आपको लगता है कि वो खिसक सकता है वोटर? नहीं, वो संविधान खतरे में है, वो नैरेटिव नहीं चल रहा है अब। वो हो गया, वो लोकसभा चुनाव तक चला। और कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है अगर उनको लगे इस नैरेटिव पे दलित समुदाय उनके साथ आ जाएगा। दलित समुदाय में आपने जैसे कहा सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा बड़ा है। नॉन अम्बेडकराइट दलित जो शायद इतने पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, इतने पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, इतने राजनीति में आगे नहीं आते, उसमें मांग समाज हो, मातंग समाज हो, माता समाज। उनका मैं समझता हूं उनको लुभाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। उनको अपने साथ रखने का एक चैलेंज जरूर है महाविकास आघाड़ी को। ये समाज संविधान के नाम पर उनके साथ आया था। इस समय बीजेपी और आरएसएस उसको टारगेट कर रही है ताकि जितने भी कई कई इलाकों में विदर्भ के उनकी तरफ आ जाए। उससे जो वो स्ट्रेटेजी क्लियर है, हरियाणा जैसी स्ट्रेटेजी है। आप दलित वोट बैंक हो, मराठा वोट बैंक हो, इसमें जितना भी आप छेद कर पाओ, और दूसरी तरफ अपना ओबीसी कंसोलिडेट करो, जो महाराष्ट्र में आसान नहीं है लेकिन कोशिश तो हो रही है। बीजेपी को लगता है कांटे की टक्कर में उनको ऐसी कई सीटें हैं जो नैरो मार्जिन से, अगर वो सही मैनेजमेंट पोल बूथ का करे, तो उनको जीत आ सकती है। तो आखिर में राजदीप, मुझे पता है कि आप कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आपने कहा कि ये लोकल इलेक्शन हो गया है। तो फिर लोकल जब इलेक्शन होता है तो हमने आमतौर पे देखा है कि वो बीजेपी को एडवांटेज नहीं होता है, मतलब जो क्षेत्रीय दल है उनको एडवांटेज होता है। तो फिर अब क्या होगा अगर ये लोकल इलेक्शन है? देखिए, अगर अगर बिल्कुल लोकल रहा, और मैं कहूंगा हाइपर लोकल रहा, जिसे मैं किसी को कह रहा था, तो या तो हंग असेंबली होगी, त्रिशंकु विधानसभा होगी, क्योंकि इतने इंडिपेंडेंट्स और रेबल्स आएंगे कि किसी को 144 के ऊपर नहीं मिलेंगे। अगर लाडकी बहन का इम्पैक्ट 4-5% से ज्यादा हो जाता है पूरे महाराष्ट्र में, केवल शहरों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में, तो महायुति को बड़ी आसान जीत हो जाएगी।
महाविकास आघाड़ी को जीतने के लिए मुझे लगता है विदर्भ और मराठवाड़ा में वही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जो लोकसभा में किया। शरद पवार को पश्चिम महाराष्ट्र में एक तरह से अपना दबदबा बरकरार करना पड़ेगा और शिवसेना उद्धव ठाकरे को दिखाना पड़ेगा कि वो कोई कमजोर कड़ी नहीं है। उनको मैंने कोंकण में देखा, वहां शिंदे की पकड़े, लेकिन मुंबई में क्या शिवसेना मराठी मानुस के एजेंडा पर फिर से अपना वोट कंसोलिडेट कर पाती है और कितने सीटें ला पाती है। अगर शिवसेना 35 से ज्यादा, यूबीटी 35 से ज्यादा सीटें ले आए तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर महाराष्ट्र में बनने की संभावना। तो मैंने आपको तीनों दिए। अगर बहुत हाइपर लोकल है तो हंग असेंबली, अगर लाड़की बहन चल जाता है और शिंदे की छवि जिस तरह से उन्होंने सुधारने की कोशिश की है वो चलता है तो महायुति की जीत, और ये दलित फैक्टर उसके उससे आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मराठवाड़ा और विदर्भ में, जहां मैंने देखा ये दो ऐसे इलाके जहां क्लियर एक नैरेटिव है, सोयाबीन का एक तरफ, मराठा रिजर्वेशन का दूसरी तरफ, तो जरूर महाविकास आघाड़ी रेस में है। बहुत-बहुत धन्यवाद राजदीप, हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस बातचीत के थैंक यू लिए। सो मच। तो हमने बातचीत की राजदीप सरदेसाई से, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर जो इस समय महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, और उनका आकलन ये है कि ये मुकाबला, ये चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होने जा रहा है। मुकाबले में जो एडवांटेज एमवीए यानी कांग्रेस के गठबंधन को मिला था, वो अब कहीं न कहीं घट गया है, बहुत कांटे का मुकाबला है। और नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि जो महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं लाड़की बहन योजना की, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो महायुति यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन जैसा कि राजदीप ने कहा कि विदर्भ हुआ, मराठवाड़ा हुआ, यहाँ एक स्लाइट एज लगता है एमवीए को, और यही इलाके हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में भी एडवांटेज मिला था एमवीए को, कांग्रेस को और उनके साथियों को। पश्चिम महाराष्ट्र में भी अगर शरद पवार अच्छा करते हैं, और राजदीप का कहना है कि उद्धव ठाकरे जो कोई कमजोर कड़ी माने जा रहे हैं, वो अगर 35 सीटें भी ले आते हैं तो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। किसकी सरकार बनेगी इसका जवाब हमें मिलेगा अगले हफ्ते, अगले शनिवार को। साप्ताहिक सभा का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।